silent? Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो, स्वस्थ हो, खुश हो, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और सेशंस तो अच्छे लग रहे हैं। ये मुझे आपके अच्छे फीडबैक से पता चल रहा है, तो उस अच्छे फीडबैक के वजह से ही मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। दीज आर दी आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर इन डिटेल। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी है। इसके अंदर आप ये दो, एक फर्स्ट और एक लास्ट, ये दो आर्टिकल्स जो आप देख रहे हो ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव देखो, जो आर्टिकल मेंस के पर्सपेक्टिव से है ना, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ऑटोमेटिकली वहाँ से कोई ना कोई, अब यूपीएससी जिस तरीके से स्टेटमेंट्स डाल रही है वो प्रीलिम्स में भी देख रही है कि आपकी एनालिसिस उस आर्टिकल को लेके कितनी है, राइट? तो वो तो बनता ही है, वो बिट ऑब्वियस है। लेकिन हाँ, अब जैसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वर्ल्ड सिटीज डे है, छठ फेस्टिवल है, ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पॉइंटर्स ही हैं, राइट? तो बस ये डिफरेंस है। रही बात गोवा मैरीटाइम कनक्लेव की, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल हम देखेंगे इन डिटेल आपके, जैसे मैं बता रही हूँ, मेंस ओरिएंटेशन उसके हिसाब से। एंड एक सेल्फ रिलायंस इन साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है और अभी हमने देखा भी है रिसेंट किस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। जैसे गोवा मैरीटाइम कनक्लेव है, आप सिलेबस पढ़ते हो? पढ़ना क्या है, सिलेबस एक बारी में याद ही करना है। वैसे अभी तक जिसे सिलेबस याद नहीं हुआ है, ये सेशन ख़त्म होने के बाद सिलेबस याद करना पहले, और कोई काम मत करना, आगे बढ़ना ही मत जब तक सिलेबस याद नहीं है। मेक श्योर कि आपको चाहे 10 दिन लग जाए सिलेबस याद करने में, सिलेबस याद करके ही आगे बढ़ना है, नहीं तो कोई प्रिपरेशन का फ़ायदा नहीं है। गोवा मैरीटाइम कनक्लेव आपके जीएस पेपर 2 से लिंक होता है, ठीक है? जीएस पेपर 2 में जैसे इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स वेर इंडिया इज इन्वॉल्व एंड रीजनल ग्रुपिंग्स, क्या ये कनक्लेव है, इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे दिखता है। तो गोवा मैरीटाइम कनक्लेव आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप बाइलेटरल, रीजनल जो भी ग्रुपिंग्स हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो इंडिया में, जो ऑब्वियसली इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी है। इंटरनेशनल रिलेशंस का ये आर्टिकल है वैसे, बट गोवा मैरीटाइम कनक्लेव के बारे में स्टेटमेंट डाल दी जाएगी। इंडियन ओशन नेशंस के एसोसिएटेड कोई सवाल इसके अराउंड घूम सकता है, राइट? इसके अंदर एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, दैट इज प्रिजनर्स डिलेमा। ये मैं आपको समझा दूंगी और ये आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकता है, ठीक है? और रही बात अगला आर्टिकल की, दैट इज सेल्फ रिलायंस इन साइबर सिक्योरिटी, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये 7th एडिशन ऑफ इंडियाज मोबाइल कांग्रेस इससे एसोसिएटेड है, जहां पर एम्फेसिस था ऑन सेल्फ रिलायंस इन साइबर सिक्योरिटी। किससे लिंक करते हो आप इसको? जीएस पेपर 3 से। सेल्फ रिलायंस इन साइबर सिक्योरिटी और अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, राइट? जीएस पेपर 3 में साइबर सिक्योरिटी, साइबर वेलफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी को लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी बातें बन सकती हैं। यही तो है आपका मेंस का सिलेबस में, जीएस पेपर 3 में पढ़ना। अब जिसे नहीं पढ़ा है उसे क्या पता चलेगा क्या सिलेबस है? सिलेबस याद कर लेना, ये चीज़ें लिंक कर पाओगे। ये आर्टिकल किससे लिंक होता है, कहाँ इसको ऐड कर सकते हो, कनेक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। 5x टाइम्स जो अभी पढ़ रहे हो उसका 5x कर लेना, इस स्पीड से हो जाएगी। शुरू करते हैं फिर आज का सेशन एंड देयर यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कीप showering your love in the comment section, share these sessions and mark your attendance by liking these lectures. अच्छा, लाइंस नहीं पढ़ूंगी एज यूजुअल। अब तो आप सबको जिस तरीके से हम पढ़ते हैं इसकी आदत हो ही गई है और अच्छा भी लग रहा है।
शुरू करते हैं, समझते हैं डिस्कशन के तरीके से। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस इन साइबर सिक्योरिटी। मैं सेल्फ रिलायंस टर्म यूज कर रही हूँ, सुन रहे हो ना आप? तो ये सेल्फ रिलायंस क्या है, इसको भी क्रैक डाउन करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपल सी बात ये है, अगर मैं लेमैन टर्म्स में आपके सामने स्टेटमेंट रखूं, सो दे आर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। किस तरीके से आप अपने इंडिया के डिजिटल सिस्टम को फ्रॉम दीज पोटेंशियल थ्रेट्स प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइज करते हैं कि भैया देखो, अपने को क्या करना है, हमारे पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो एंटायर साइबर सिक्योरिटी वैल्यू चेन है उसके अंदर आप इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो। मतलब ये कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस, टू मैनेज ऑल द डिफरेंट पार्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन साइबर सिक्योरिटी। Hardware, software, connectivity, networks that connect everything. So this emphasis is due to, क्यों है? Because of this increasing worry about the safety of India's online system. Cyber security में self reliant होना, इसका मतलब आप सामने वाले पे से अपनी डिपेंडेंस को कम कर रहे हो। दूसरे कंट्रीज से आप डिपेंडेंट हो, आपका एसेंशियल कंपोनेंट्स वहां से आ रहे हैं, सो वल्नरेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये एम रखो कि आप बिल्ड करो और अपने इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करो बाय इटसेल्फ। इट्स लाइक इंश्योरिंग कि इंडिया कैन कंट्रोल, इंडिया कैन मैनेज इट्स ओन साइबर सिक्योरिटी टूल्स, रिसोर्सेज, ताकि कोई भी साइबर थ्रेट, पॉसिबल साइबर थ्रेट या अटैक्स जो भी हो, तो आप सेफ गार्ड इट, दीज थिंग्स एक्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रही है बातें? तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? अब मैं ये पहले सेल्फ रिलायंस पे नहीं आऊंगी। सेल्फ रिलायंस तो आपको पता चली है, नेशन की एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन इट्स ओन कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजीज, अपनी एक्सपर्टाइज होना कि आप अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सको। मतलब एम्फेसाइज करना डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडिजीनियस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। डिपेंडेंस को खत्म करनी है, खत्म तो कैसे करना, मतलब कम करना है, राइट, ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस, कि आपकी एक्सपर्टाइज, आपके साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर से अगर कुछ आएगा तो चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी टूल्स हो, वल्नरेबिलिटी तो आएगी ही, सही है ना? बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। चलिए, साइबर सिक्योरिटी क्या है? It's like a shield. It's like a practice of protecting computer systems, networks, devices, data. किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो? फ्रॉम थेफ्ट, कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो, किसी भी तरीके का, फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मालिशियस इंटेंट। मतलब ये सब क्या है? आपका डेटा चुराया, आजकल डेटा ही गोल्ड है, राइट? कुछ भी रैंसमवेयर हो सकता है, या फिर स्टीलिंग योर डेटा, पैसे मांगा, या कुछ भी, मतलब ज़रूरी नहीं है रैंसमवेयर ही हो। हमने कल सिम, ये जो अभी रिसेंटली फ्रॉड्स चलते हैं, सिम स्वैपिंग के बारे में भी हमने पढ़ा। या आपका डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एनीथिंग कैन हैपन ऑनलाइन विदाउट आस्किंग योर परमिशन। दे कैन गेट इनटू योर सिस्टम्स एंड maybe they have they have bad intentions. So यहाँ पर it involves cyber security। क्या है? Cyber security is like a shield. Cyber security involves bunch of technologies, process, practices, rules, methods, कुछ भी लगा लो, that are designed to keep your digital information safe. पासवर्ड होता है ना, एक लॉक एंड की, ताला और चाबी, इसकी तरह लगा लो, that protects everything we do online from our personal information, हमारी फोटोज, मैसेजेस, पासवर्ड्स, राइट? तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में सेल्फ रिलायंट होना, इसका मतलब पता चल गया। एंड ये इंपॉर्टेंट भी है। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज सो मेनी क्रूशियल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सेटअप, पावर नेटवर्क्स, all depend on digital technology. Even the military relies heavily on digital system for all its operations.
आप समझ रहे हो, इसका दायरा देख रहे हो। अगर साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो भैया इसका मतलब क्या है, हैकर्स गेट इनटू योर डिजिटल सिस्टम एंड इट कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। सोचो कि इफ द पावर ग्रिड या कम्युनिकेशन सिस्टम स्टॉप वर्किंग एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय समवन हु इज अनऑथराइज्ड, कितनी मैसिव डिस्ट्रप्शन हो सकती है। डायरेक्टली ये आपके कंट्री की सिक्योरिटी और सेफ्टी को थ्रेटन कर सकता है। सो इसीलिए सेल्फ रिलायंस इन साइबर सिक्योरिटी इज वेरी क्रूशियल टू प्रोटेक्ट दीज इंपॉर्टेंट सिस्टम्स। इतना तक तो सॉर्टेड हो गया है ना, कोई डाउट नहीं है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, अब इसकी ज़रूरत को अगर मैं आपके सामने पॉइंट्स में रखूं, ये चैलेंजेस की बात बाद में करेंगे। अच्छा अब इसकी ज़रूरत को अगर मैं आपके सामने पॉइंट्स में रखूं, आपको तो पॉइंट्स ही लिखने हैं मेंस में। नीड क्या है फॉर सेल्फ रिलायंस? पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, नेशन की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। उसमें मैंने आपको बता ही दिया, हमारे मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस भी हेवीली डिपेंडेंट है ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, आप लिख सकते हो। जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ये सारे पॉइंट्स आप साथ साथ लिख सकते हो, आपके मेंस में काम आएंगे। जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस का मतलब होता है कि थिंकिंग अबाउट कैसे एक कंट्री के रिलेशनशिप विद अदर नेशंस माइट अफेक्ट्स इट्स ओन सिक्योरिटी। मानो कि इफ अ कंट्री रिलाइज टू मच ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रॉम अनदर कंट्री, जैसे आप लगाओ कि इंडिया इज गेटिंग अ लॉट ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स फ्रॉम चाइना, रिस्की नहीं है? It will create vulnerabilities. Indian systems will be more open to potential security threats from these external sources. So India is trying to be less dependent on other countries, right? If India can produce its own technology, it won't have to rely on other countries' supply. तो आपकी जो टेक्नोलॉजी चेन है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, बात आ गई समझ में? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कंसीडर। आपका टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस बहुत है, इसीलिए ज़रूरत है किसकी? सेल्फ रिलायंट होने की। तो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया? 1, 2, 3, 4 and 5, these are the 5 possible challenges। सब पे बात करते हैं, ये एज इट इज आप अपने आंसर्स में लिख लेना, मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है प्रॉफिट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर माइंडसेट। देखो ऐसा है कि जब लिबरलाइजेशन हुआ, व्हेन इकोनॉमी ओपनड अप, प्राइवेट कंपनीज मेड बिग इन्वेस्टमेंट इन आईटी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम सेक्टर्स, बिल्कुल है, लेकिन दीज कंपनीज ऑफन प्रायोरिटाइज मेकिंग मनी ओवर प्रिपेयरिंग फॉर एंड recovering from the cyber attacks। मतलब they might not want to spend on protective measures। अगर आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे, उससे वल्नरेबिलिटी आएगी। तो प्रॉफिट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर माइंडसेट जो है ना, वो एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है एब्सेंस ऑफ सेपरेट प्रोसीजरल कोड। इसका मतलब ये है कि कोई सेपरेट प्रोसीजरल कोड नहीं है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स नहीं है। इसकी वजह से इट बिकम्स वेरी हार्ड टू प्रॉपरली एड्रेस एंड इन्वेस्टिगेट दीज ऑफेंसेस, राइट? देन यू हैव ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ साइबर अटैक्स। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये अटैक्स विद इन वन कंट्री ही हो रहे हैं। मैनी साइबर क्राइम्स डोंट स्टे विद इन वन कंट्री, क्रॉस बॉर्डर हो सकता है। और गैदरिंग एविडेंसेस फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर दी साइबर क्राइम्स इज टफ एंड स्लो ऑल्सो। तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एविडेंस को कलेक्ट करना फ्रॉम फॉरेन टेरिटरीज, ऑब्वियसली इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ कैचिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग द साइबर क्रिमिनल्स, right, who might be operating from other countries. Then what else? Expanding digital ecosystem। देखो इंडिया इस टाइम पे इंडिया हैज बीन मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, 6G। लेकिन
as more and more of India's important information and transactions move online, it creates a very big opportunity for hackers and cyber criminals. क्योंकि बहुत सा critical data from both consumers and citizens will be stored in digital format, तो threat बनता है, हो सकता है, ये भी चैलेंज है. फिर उसके बाद लास्ट है लिमिटेड एक्सपर्टाइज एंड अथॉरिटी. जो क्राइम्स होते हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी दे ऑफन गो अनरिपोर्टेड. क्यों? क्योंकि द एक्सपर्टाइज दैट इज नीडेड टू सॉल्व सच क्राइम इज नॉट वाइडली अवेलेबल. There are still state cyber labs that have the capability to analyze, but they are not yet officially recognized as the examiners of electronic evidence. ऐसा कुछ भी लगा लो. तो recognition बहुत important है. उसके बिना these labs can provide मतलब they can't provide that official expert opinions on electronic data. ठीक है, तो ये हो गए आपके challenges. इंडिया क्या कर रहा है इस डायरेक्शन में? ये सारी बातें आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है. हाउ इज इंडिया मेकिंग स्ट्राइड्स इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट? अपने जो सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करो एंड मेक इट मोर डोमेस्टिक. राइट, इफ यू आर हेविली रिलाइंग ऑन चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स तो क्या ही कहें फिर. हमको वी हैव टू एक्टिवली सीक टू वर्क विद वेरियस पार्टनर्स एंड दिस डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी क्रूशियल. इंडिया और क्या कर रहा है? एडवांसमेंट इन 5G, फोकसिंग ऑन 6G, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन व्हाट एल्स? ब्रॉडबैंड स्पीड आप अपनी इंप्रूव कर रहे हो. यू आर इंप्रूविंग द ब्रॉडबैंड स्पीड. मोर फास्टर एंड मोर रिलायबल इंटरनेट विल बी देयर फॉर मेनी यूजर्स, राइट? देन यू हैव स्मार्टफोन. जैसे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग. इंडिया हैज़ मेड अ वेरी बिग प्रोग्रेस इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन्स. सेमीकंडक्टर की बात करो अभी, विच इज़ वेरी सुपर इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी. इंडिया की एडवांसमेंट इस एरिया के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. देन अभी आप किस पे फोकस कर रहे हो? स्टार्टअप इकोसिस्टम्स पे. साथ के साथ number of new businesses, startups in India have been growing fast. ये क्या शो कर रहा है कि more and more people are starting new and innovative companies, contributing to growth, contributing to innovation in India business landscape. Clear हो गया? I hope यहाँ तक आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं है. अब things are clear, sorted. ठीक है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने पूरा आर्टिकल कवर कर दिया है, ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल. कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. पेपर 2 पेपर 3 के एज इट इज़ ये पॉइंट डायरेक्टली जाके लिख देना. ठीक है, चलिए अगला चलते हैं आर्टिकल पे जो कि बात कर रहा है छठ पूजा, छठ फेस्टिवल की. पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज सेट टू डिप्लॉय ड्रोन्स टू मैनेज द 4-day लॉन्ग मास गैदरिंग फॉर द एनुअल छठ फेस्टिवल. क्या होता है छठ पूजा, छठ फेस्टिवल? एक हिंदू वैदिक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, प्रोमिनेंटली बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी के कुछ एरियाज, कुछ नेपाल का कुछ रीजन, वहाँ पर. क्या है ये त्यौहार? सूर्य देव, सन गॉड को डेडिकेट किया जाता है. एंड छठी मैया, द अनदर नेम फॉर गॉडेस उषा एंड अ नोन सिस्टर टू लॉर्ड सूर्य. सो इट इज़ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड सूर्य. साल में 2 बार होता है, एक मार्च अप्रैल के महीने में और एक कार्तिक के महीने में, अभी मतलब अक्टूबर नवंबर के टाइम पे. क्या रिचुअल्स होते हैं इसके अंदर? देखो, ये ऐसा फेस्टिवल है जिसमें मोस्ट इको फ्रेंडली रिलीजियस फेस्टिवल है. छठ पूजा लास्ट फॉर 4 days, राइट? तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे फास्ट रखा जाता है एंड ड्यूरिंग छठ पूजा पीपल ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट फास्टिंग विदाउट मतलब एब्सटेनिंग फ्रॉम वाटर ऑल्सो. एंड रिचुअल्स बात होती हैं, वर्शिपर्स टेक सेरेमोनियल बाथ्स इन रिवर्स, वाटर बॉडीज, राइट? एंड दे ऑफर प्रेयर्स टू सन गॉड. सन फेसिंग ऑब्जर्वेंस, दे स्पेंड अ कंसिडरेबल टाइम फेसिंग द सन. एंड द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज कंज्यूम्ड, it excludes onion, garlic, salt, and
both men and women participate in fasting during this festival. It's mainly the women who are considered the primary worshippers and those who are known, those who fast, right? तो ये है ये त्योहार. अगला आर्टिकल है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके. कहाँ पर है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्यों न्यूज़ में है, ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए. तो देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली अ पेयर ऑफ वाइल्ड डॉग्स often referred to as dholes have made an appearance in this particular century. मैप में लोकेट करोगे, करना ही पड़ेगा, बिना मैप के ये आर्टिकल्स इनकम्प्लीट है. सो मेक श्योर कि आज आपके होमवर्क में आप इस पर्टिकुलर सेंचुरी को मैप में लोकेट करो. ये महानदी रिवर, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन दिस हीराकुंड डैम एंड द रिजर्वॉयर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. महानदी रिवर बहती है ना वहाँ से, ठीक है. 1985 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी. ये सेंचुरी अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जानी जाती है एंड इज रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर. पूछा जा सकता है वीर सुरेंद्र साई. ड्यूरिंग हिज रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ही यूज्ड बारह पत्थर दैट इज लोकेटेड विद इन द सेंचुरी. फना फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पर आपको इंडियन बाइसन, सांबर, वाइल्ड बोर्स, ये स्पीशीज देखने को मिलेंगे और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है. अच्छा, वाइल्ड डॉग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये स्पीशीज अब न्यूज़ में आ गई है तो साथ के साथ कवर हो जाएगी. वाइल्ड डॉग्स डोल्स भी बोलते हैं. दे आर अ टाइप ऑफ वाइल्ड कैनिड फाउंड इन फॉरेस्ट अक्रॉस सेंट्रल, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, यूपीएससी यहाँ से भी सवाल पूछ सकती है. दे कैन बी स्पॉटेड इन रीजन्स फ्रॉम साइबेरिया इन द नॉर्थ टू मलेशियन आइलैंड्स इन द साउथ एंड एज फार वेस्ट एज इंडियन पेनिनसुला. तो ये रीजन है. इंडिया में मेनली ये रिजाइड करते हैं इन 3 क्लस्टर्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, फिर इंडियन सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप और नॉर्थ ईस्ट इंडिया. वेस्टर्न घाट्स आर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रीजन्स. तो ये 3 रीजन्स हैं जिसमें से वेस्टर्न घाट्स आर दी स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजन्स फॉर देम. हैबिटेट की बात मैंने आपको कर ही दी है. वैसे डेंस जंगल्स में, स्टीप्स में, माउंटेन्स में, स्क्रब फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट, ये इनका हैबिटेट है. IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है. साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 के अंदर है. ठीक है. अगला आर्टिकल बात कर रहा है गोवा मैरीटाइम कनक्लेव की. नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, 4th edition of Goa Maritime Conclave 2023 has been held by Indian Navy. कहाँ पर, गोवा में. तो ये कनक्लेव अटेंड की गई बाय द डेलीगेट्स फ्रॉम 12 इंडियन ओशन नेशंस. पूछ सकती है यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल इंडियन ओशन नेशन से. इट इंक्लूड these all countries: बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सेशल्स, श्रीलंका, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशियस, म्यांमार. 12 कंट्रीज हैं. याद कर लेना, आई वुड से. मतलब रिस्क क्यों लेना, फिर बाद में ऐसा लगेगा काश कर लिया होता. तो वो काश वाली सिचुएशन नहीं आने देनी है एग्जाम में. थीम ध्यान में रख लो, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क. क्या हाईलाइट रहे हैं इस कनक्लेव के, देखो. गोवा मैरीटाइम कनक्लेव, अच्छा ये तो अब आपको मैंने बता ही दिया था ना कि आप जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. मेंस में इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं. सो हाई लेवल गैदरिंग है जिसके अंदर इट ब्रिंग्स टुगेदर द नेवल एंड डिफेंस ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस नेशंस इन द इंडियन ओशन रीजन, जहाँ पर आप जो भी मैरीटाइम चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करते हो, शेयर करते हो एंड स्ट्रेंथन योर रीजनल कॉपरेशन. इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है. इंडियन नेवीज इनिशिएटिव लेड बाय इंडियन नेवी एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है फॉर मल्टीपल कंट्रीज कि आइए नॉलेज शेयर करते हैं, आइडियाज़ आपके क्या हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके. एंड द एम इज़ टू गैदर द प्रैक्टिकल इंसाइट्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स, फ्रॉम अकेडमिया, फ्रॉम, मतलब इट इज़ ऑल फॉर इम्प्रूविंग द मैरीटाइम स्ट्रैटेजीज. व्यूज़ एक्सचेंज होंगे तो एक फोरम की तरह है फॉर चीफ्स ऑफ नेवी, हेड्स ऑफ मैरीटाइम एजेंसीज. अपने पर्सपेक्टिव शेयर करो on current challenges, on future challenges,
how you can work together, how you can promote better coordination, teamwork among the maritime पार्टनर्स, एजेंसीज. तो ये इसका हाईलाइट है. अच्छा, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर, इस कॉन्क्लेव में डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेफर टू अ कंसेप्ट ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा. क्या है प्रिजनर्स डिलेमा? देखो, ये जो टर्म है ना, ये वैसे तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी के अंदर, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, दैट एनालाइजेज strategic decision making in situations. Strategic decision making, ठीक है. इन situations, कैसी situations में? ऐसी situations में जहां पर आउटकम डिपेंड करता है ऑन द चॉइस ऑफ मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स. इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ. देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर आप इसको कैसे लगा रहे हो? ये कॉन्सेप्ट व्हेन अप्लाइड इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इट कैन एनालाइज वेरियस सिचुएशंस वेयर कंट्रीज फेस स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग चैलेंजेस. नहीं समझ आया? और समझाती हूँ. ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज यूज्ड टू शो व्हाई कंट्रीज शुड वर्क टुगेदर. मतलब इंस्टेड ऑफ आप अगेंस्ट ईच अदर, ये कॉन्सेप्ट कहता है वर्क टुगेदर. इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दिस आइडिया हेल्प्स टू एक्सप्लेन द सिचुएशंस जहां पर कंट्रीज एक ट्रिकी सिचुएशन फेस करती हैं दैट अफेक्ट ईच अदर. सोचो, एक एग्जांपल लो. दो कंट्रीज हैं दैट आर इन द आर्म्स रेस, ठीक है. दे माइट बिल्ड अप देयर वेपन्स बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ ईच अदर एंड दे डोंट ट्रस्ट वन अनदर. वो अलग. इस डर से एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर दोनों साइड्स विल कीप ट्राइंग टू आउट डू ईच अदर, है ना. टेंशन होगी. इट विल क्रिएट अ टेंस एंड एक डेंजरस सिनेरियो क्रिएट हो सकता है. तो प्रिजनर्स डिलेमा सजेस्ट करता है कि भैया, बाय कोऑपरेटिंग इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू आउट कम्पीट ईच अदर, countries might avoid these tense and risky situations. So it's all about, simple terms में, collaboration. Right? Over this constant competition and mistrusting among the nations, it emphasizes the benefits of collaboration. तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पे काम करते हैं. कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, है ना. देयर इज अ नीड फॉर डिफरेंट कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन के साथ में काम करें. इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस ऑल्सो, राइट. मतलब कंट्री शुड एम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज फॉर डिफेंस. आप किसी पे बहुत ज्यादा हेविली रिलाई मत हो ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है. तो डिफेंस मिनिस्टर पॉइंटेड आउट दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग अ सिस्टम, अ मैरीटाइम सिस्टम that's open, that follows rules, that is free for everyone. So that means a free and rule based दोनों maritime system, right? Values international laws, particularly the ones that are laid out in UN clause, right? To adhere to these laws. Clear है? So it will guide all the actions and behavior of all the nations that are involved in maritime activities. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. इफ येस, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. हाँ, वर्ल्ड सिटीज डे रह गया है, डोंट वरी, उसको कल के लेक्चर में ले लेंगे, छोटा सा ही है. एंड yes, thank you everyone for participating, for giving your valuable time. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow. Till then, take care. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best.